Good afternoon, everyone. थोड़ा गला खराब है, so pardon me. So in our last class, we had discussed about EOQ and the reorder levels, maximum level, minimum level, and the average level. So in today's class, we'll be solving a few questions related to those. Okay. Yeah. So let us start with a very simple question. क्या लिखा हुआ है कि द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल is 18,250 units at a price of 36.50 per unit. ठीक है. The storage cost is 20% on the average inventory and the cost of placing an order is rupees 50. How much quantity is to be purchased at a time? कितना क्वांटिटी एक बार में परचेज करना चाहिए विद द गिवन इंफॉर्मेशन. ठीक है. कैलकुलेटर में निकल जाएगा इसका. एनुअल कंजम्पशन आपका कितना है? 18,250. व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस प्राइस? ये प्राइस का रेलेवेंस क्या है ईओक्यू निकालने में? कुछ यूज है? कुछ यूज है? जनरली कुछ यूज नहीं होता है प्राइस का, ठीक, क्योंकि हम लोग मटेरियल प्राइस को इग्नोर करते हैं जनरली. बट ये प्राइस का यूज यहाँ पे है क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट जो है वो वैल्यू में नहीं दिया हुआ है, वो दिया हुआ है परसेंटेज में. परसेंटेज ऑफ व्हाट? परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री. ठीक है. तो एवरेज इन्वेंट्री मतलब 20% ऑन द कॉस्ट ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री. ठीक है. स्टोरेज कॉस्ट क्या होगा? 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ. तो इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना है? 36.50. तो इसका 20% आपका स्टोरेज कॉस्ट बन जाएगा. ठीक है. सो आवर फॉर्मूला इज व्हाट? 2AO divided by C, where A is the annual consumption, O ordering cost per order, and C is the carrying cost. ठीक है. carrying cost per unit per annum. Okay, so in this case 2 multiplied by A is what? 18,250 and ordering cost कितना है? 50 and carrying cost per unit का carrying cost 20% है. 20% of what? 20% of 36.50. ठीक है. तो इसको सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा EOQ. ठीक है. इजी. ये भी कर लोगे. फर्स्ट वाला क्वेश्चन. फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? पर एनम कंजम्पशन आपका दिया हुआ है, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल और स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पे भी परसेंटेज में दिया हुआ है. सो आपका स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? 8% ऑफ ₹2. ठीक है. हो जाएगा ये भी. चलो नेक्स्ट. द कंपोनेंट A and B आर यूज्ड एज फॉलोज. नॉर्मल यूजेज दिया हुआ है, मैक्सिमम, मिनिमम, रीऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर पीरियड. ठीक है. रीऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ, हमें निकालना है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल. ठीक है. इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. ठीक है. सो ये क्वेश्चन है
क्या क्या दिया हुआ है, नॉर्मल यूजेज दिया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम यूजेज दिया हुआ है, रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, और रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना, 2 प्रोडक्ट का, एक का दो दो उसका दिया हुआ है ना, 2 प्रोडक्ट का दिया हुआ है, 2 कंपोनेंट है ए और बी, तो 2 हमें निकालना है, एक कंपोनेंट ए के लिए निकालना है और कंपोनेंट बी के लिए निकालना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब EOQ है ना। सो देर आर 2 कंपोनेंट्स, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी हम लोग पैरेलली निकाल लेते हैं, ठीक है ना। रीऑर्डर लेवल नहीं, रीऑर्डर क्वांटिटी इज EOQ, नॉट रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर क्वांटिटी जो होता है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही होता है, ठीक है ना। रीऑर्डर लेवल हम लोग कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। वाई, हाँ, आप हमेशा सोचोगे कि वर्स्ट टू वर्स्ट मेरे पास कितना स्टॉक लेवल होना चाहिए ताकि कंजम्पशन हाईएस्ट हो, तभी मैं सस्टेन कर सकूं, ठीक है ना। सो फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम reorder period. So in case of A, what is the maximum usage? एक ही है, दोनों का सेम ही होगा, ठीक है ना। और रीऑर्डर पीरियड ए का केस में 6 वीक्स है और बी का केस में इट इज 4 वीक्स। ओके, कितना आएगा, 2700 1800, ठीक है, नहीं डाउट। नाउ इन केस ऑफ बी वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम लेवल, है ना। मिनिमम लेवल मैथमेटिकली हमेशा क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं। रीऑर्डर लेवल से हम लोग क्या करते हैं, माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन पे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, लेकिन हम लोग वो यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, एवरेज या नॉर्मल। रीऑर्डर लेवल से हम लोग क्या माइनस करेंगे, रीऑर्डर लेवल से नॉर्मल यूजेज नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। सो व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल, 2700, इसे कितना माइनस करेंगे, नॉर्मल यूसेज कितना है, 300, और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कहीं पे गिवन है, नहीं है, तो गिवन नहीं है तो हम लोग दोनों का एवरेज ले लेंगे, ठीक है। 4 to 6 वीक्स और 2 to 4 वीक्स, मतलब 4 to 6 वीक्स का एवरेज कितना होगा, 5, कैसे, 4 plus 2 4 plus 6 डिवाइडेड बाय 2, और इस केस में 2 plus 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल पीरियड, ठीक है, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। इसमें 3, ठीक है। और इस केस में 1800 माइनस यूजेज सेम है एंड नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड इज 3, 1200 एंड 900 होगा ना, okay. Now in the third case we'll have to find out the maximum level. maximum level कैसे निकालते हैं,
विदाउट रेफरिंग टू फॉर्मूला, लॉजिकली हम लोग कैसे निकालते हैं, आपका एक रीऑर्डर लेवल है, ठीक है, एक लेवल पे जहां आप ऑर्डर प्लेस करोगे, आप कितना ऑर्डर प्लेस करोगे, जितना आपका रीऑर्डर क्वांटिटी ईओ क्यू आप प्लेस करोगे, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड जब आप ऑर्डर किया और डिलीवर हुआ, उसमें एक टाइम लगेगा, उसमें कंजम्पशन भी होगा, आप कितना कंजम्पशन एक्सपेक्ट करोगे, वर्स्ट टू वर्स्ट मिनिमम वाला एक्सपेक्ट करोगे, है ना। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, रीऑर्डर लेवल, ठीक है। इसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे, क्या ऑर्डर करोगे आप, ईओ क्यू ऑर्डर करोगे ना, रीऑर्डर क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है। इसे माइनस क्या करेंगे, मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। सो रीऑर्डर लेवल क्या है, यहाँ पे निकाला था हम लोगों ने 2700 माइनस, नहीं प्लस करेंगे ना, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 2400, इससे माइनस क्या करेंगे, मिनिमम यूजेज, मिनिमम यूजेज आपका कितना है 150 मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड विच इज 4500 units. And the second case, what is the reorder level in the second case, what is the reorder level in the second case, 1800. what is the reorder quantity, 3600. इससे हम लोग माइनस करेंगे क्या, मिनिमम यूजेज जो कि है 150 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड विच इज 2, ठीक है, 50 100। डन। लास्ट में क्या निकालना है, एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालेंगे, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, तो मिनिमम लेवल कितना है 1200 and maximum level is 4500 divided by 2, 2850. In this case minimum level is 900 and maximum level is 5100 divided by 2, 3000. इन ये सारा जो वैल्यू निकाले सारे क्या यूनिट्स हो गए, यूएम क्या होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स में होगा, ठीक है। एनी डाउट, हाँ हाँ हो सकता है, फिर आपको यो क्यू निकालना पड़ेगा, इनडायरेक्टली दिया हुआ रह सकता है, रीऑर्डर क्वांटिटी डायरेक्टली नहीं भी हो सकता क्वेश्चन में, इवन बहुत सारे केसेस में मिनिमम यूजेज भी नहीं दिया हुआ रहेगा, वैसा भी हो सकता है, सिर्फ आपका एवरेज स्टॉक लेवल दिया हुआ रह सकता है, तो आपको फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला क्या है एवरेज स्टॉक लेवल का, मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 प्लस नहीं क्या लिखा था मैंने, हाँ मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो मान लो क्वेश्चन में, और एक फॉर्मूला मैंने क्या बताया अभी, रीऑर्डर एवरेज लेवल का, हाँ मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी ना, मान लो क्वेश्चन में एवरेज लेवल और मिनिमम लेवल दिया हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, है ना।
तब आपका ये फॉर्मूला काम ही नहीं है, ये फॉर्मूला यूज करके आपको रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना है. सो समटाइम्स इंफॉर्मेशन आर नॉट डायरेक्टली गिवन, यू हैव टू फाइंड इट आउट. थोड़ा दिमाग लगा के कौन सा फॉर्मूला में बैठा के आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है. देखो कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी निकालना है, एटलीस्ट आपको ये देखना है कि अगर तीन चीज है, जैसे यहाँ पे तीन वेरिएबल है ना, क्या क्या वेरिएबल है, एवरेज लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल. कौन सा फॉर्मूला में यहाँ पे जैसे कितना वेरिएबल है, मिनिमम लेवल एक वेरिएबल है, रीऑर्डर लेवल, नॉर्मल नॉर्मल यूसेज और नॉर्मल, यहाँ पे चार वेरिएबल है. तो आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला में मोस्ट वेरिएबल है, सबसे ज्यादा वेरिएबल क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला में गिवन है, तो वो फॉर्मूला यूज करके आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकालना है. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. क्वेश्चन में कभी कभी क्या होगा, डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो सकता है, तब आपको इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा. अभी आप कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करके पहला इन्फॉर्मेशन निकालोगे, तब आपको देखना है कि मोस्ट मतलब क्वेश्चन में जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्मूला में मैं बिठा सकता हूँ. ठीक है, तो वो फॉर्मूला में पुट करके जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, मिसिंग पजल है, मैं धीरे धीरे सॉल्व करूंगा. ठीक है, ये सॉल्व करने के लिए मुझे मिनिमम क्या 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 इन्फॉर्मेशन में नेसेसरी है, ये सारा चीज सॉल्व करने के लिए आपको यूसेज चाहिए और पीरियड चाहिए. ठीक है, क्या क्या चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम और नॉर्मल, ये तीन चीज चाहिए होता है. ठीक है, ये टेबल पहले आपको बना लेना है. ठीक है, और एक चीज चाहिए होता है जो कि है रीऑर्डर क्वांटिटी. अगर रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं गिवन है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, ईओक्यू निकालना पड़ता है. ठीक है, कुछ टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन है, देख लेना, कुछ खास नहीं है इसमें. ठीक है, मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग कैसे निकालते हैं जनरली, ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग ना. और कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू लेवल्स एंड ईओक्यू, नहीं है, so let us try and find out from the previous year paper. ये कब का है, दिसंबर 23, लेटेस्ट वाला देखते हैं, दिसंबर 25 का है. जैसे ये एक नंबर का क्वेश्चन है, देखो, द रीऑर्डर लेवल इज डैश यूनिट्स फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज और रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है. फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. इजी है एकदम. ठीक है, कितना मार्क्स का है, 2 मार्क्स का. मिल गया आपको, कितना निकलेगा इसका वैल्यू, 3000. ठीक है, मैक्सिमम यूसेज 300 और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 10. और देखते हैं क्या क्वेश्चन है. फर्स्ट तो आपका कॉस्ट शीट का होगा मे बी. ये कॉस्ट शीट रिलेटेड जो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया ना, ट्राई करना सॉल्व करने का. ऑप्टिमम ऑर्डर साइज मतलब योग क्यों कैलकुलेट करना है ना. X Limited is reviewing the its stock policy and has the following alternatives available for evaluating the evaluation of the stocks. क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, परचेज स्टॉक ट्वाइस अ मंथ, 2 बार परचेज कर सकते हैं, मतलब उसका रिक्वायरमेंट बेसिकली
कितना है, चलो आगे देखते हैं। परचेज मंथली 800 करके मंथली मतलब 9600, ठीक है। टोटल 3 मंथ्स में परचेस करने से 2400, 6 मंथली। ये सारा ऑप्शन है आपके पास। आप एक बार में परचेस कर सकते हो, मंथली 2 बार करके परचेस कर सकते हो, मंथली 1 बार करके, ऐसे अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। इट इज ascertained that the purchase price per unit is 40 for deliveries up to 2000 units, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, प्राइस अगर कांस्टेंट रहता है, जैसे हम लोग EOQ का फॉर्मूला निकाले थे, याद है? अलग अलग सिनेरियोस डेवलप किया था ना, एक बार में खरीदा तो क्या होगा, 2 बार में खरीदा तो क्या होगा। तो उसमें हम लोग देखे थे जहाँ पे EO मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल था, वहाँ पे हम लोग का EOQ निकला था। वहाँ पे हम लोग एक चीज़ क्या रखे थे कि प्राइस को कांस्टेंट रखा था, याद है? मटेरियल प्राइस वाज कांस्टेंट। अगर मटेरियल प्राइस वेरी करता है तो EOQ वैसे डायरेक्टली नहीं निकलेगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, इट इज असर्टेन दैट द परचेज प्राइस पर यूनिट इज 40 फॉर डिलीवरीज अप टू 2000, ठीक है। अगर 2000 तक आप डिलीवरी रहते हो तो आपका 40 रुपया करके रहेगा। अब 5% डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय द सप्लायर ऑन द होल ऑर्डर वेयर डिलीवरीज आर बिटवीन 2000 टू 4000। तब कितना हो जाएगा 5% डिस्काउंट होने से? 38 रुपीज हो जाएगा। अगर यहां तक आप ऑर्डर करते हो, ट्राई करो खुद से, पहले ट्राई करो फिर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग करके लाओ ये क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। खुद ट्राई करो, देन हम लोग फिर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू कैसे करना है आपको। यहाँ पे मेरा मटेरियल का प्राइस कितना होगा 40, यहाँ तक इसका मटेरियल का प्राइस कितना होगा 38। अगर मैं 4000 2000 से 4000 तक कितना होगा 38, ठीक है। and 10% reduction on the total order for deliveries in excess of 4000। अगर 4000 से ऊपर जाता है मतलब ये दोनों केस में कितना हो जाएगा 36, ठीक है। each purchase orders incurs administrative cost of 250, interest on capital and other storage cost is 12 per unit of average stock quantity। ये खुद ट्राई करोगे या मैं करवाऊं? ट्राई करो, कैसे करना है, कॉलम बना लो, ऑप्शंस। जैसे यहाँ पे अगर 400 यूनिट करके मैं ऑर्डर करता हूँ तो क्या होगा, 800 करके करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। हाँ 2400, 4000, जो भी 5 ऑप्शन है आपका, तो उसमें आप एक एक निकालोगे मटेरियल कॉस्ट कितना बनेगा, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट तीनों का केस में अलग अलग रेट होगा। फिर आपका आएगा एक कैरिंग कॉस्ट आएगा, कैरिंग कॉस्ट, और एक आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए, आपका एनुअल कंजम्पशन कितना है 9600। अगर 400 करके ऑर्डर करते हो कितना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा 24 ऑर्डर्स प्लेस करना पड़ेगा, और पर ऑर्डर का कॉस्ट कितना है 250, ठीक है। सिमिलरली अगर एक साथ में मैं ऑर्डर करता हूं तब मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा ओनली 250, क्योंकि एक ही ऑर्डर प्लेस होगा, ठीक है। वैसे करके ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो। मटेरियल कॉस्ट तो प्राइस का हिसाब से निकाल लो, और क्वांटिटी मटेरियल कॉस्ट का केस में क्वांटिटी कितना होगा टोटल यही होगा, है ना क्योंकि अल्टीमेटली आपको इतना ही ऑर्डर करना है। नाउ जो स्टोरेज कॉस्ट है या कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं हम लोग उसको, वो किस पे कैलकुलेट होता है एवरेज इन्वेंट्री में, है ना। इस केस में एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा 200 डिवाइड बाई 2 हो जाता है ना, जितना आपका ऑर्डर करोगे उसका डिवाइडेड बाई 2 आपका एवरेज इन्वेंट्री होगा, है कि नहीं। तो कैरिंग कॉस्ट इज 12.5% पर यूनिट, मतलब 200 मल्टीप्लाइड बाय 12.5। इस केस में एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा 400। फिर इस केस में एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा 1200। इस केस में एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा 2400। लास्ट केस में एवरेज इन्वेंट्री विल बी 4800।
ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जो भी रेट पर 12.50 पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट होगा। हाँ, तीनों को टोटल करो, जिसका लीस्ट आएगा वो मेरे लिए ऑप्टिमम हो जाएगा। ठीक है, इजी है। इसमें ऑप्टिमम डजंट मीन कि ईओक्यू, क्यों? बिकॉज द मटेरियल प्राइस इज वेरिंग। अगर मटेरियल प्राइस वेरी नहीं करता तब ईओक्यू वुड हैव बीन द ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। ठीक है, अंडरस्टूड। ट्राई करो, सॉल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि सबका आंसर आया कि नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। कितने मार्क्स है? 7 मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, चलो लेट अस और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर से, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जून सिलेबस, इसका पहले वाला भी सॉल्व करना। ठीक है, अभी जो देखा उसका पहले वाला की कॉस्ट शीट से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन भी। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, ये है जून 25 का पेपर। देखते हैं हम लोग सकते हैं कि नहीं इसको। हाँ, प्राइम कॉस्ट, ये देखो, ए एंड कंपनी कैलकुलेट्स द प्राइसेस ऑफ जॉब्स बाय एडिंग ओवरहेड्स टू द प्राइम कॉस्ट। क्या करता है? प्राइम कॉस्ट से में ओवरहेड ऐड करता है, एडिंग 30% टू द टोटल कॉस्ट एज प्रॉफिट मार्जिन। 30% of total cost as profit margin. ठीक है, LM was sold for 6760 and incurred overhead of 2776. The prime cost of the job is सकोगे ये? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये जो प्राइस है, व्हाट इज दिस प्राइस? सेल्स प्राइस। और जो ये लिखा हुआ है प्रॉफिट मार्जिन, वो क्या है? कॉस्ट पे है। ठीक है, तो सेल्स पे कितना होगा? देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपली अप्लाई करते हैं हम लोग। कॉस्ट अगर 100 हुआ, सेल्स कितना बन रहा है 30% ऐड करने के बाद? 130 बन रहा है कि नहीं? तो अगर सेल्स 6750 है, 6760 है, तो कॉस्ट कितना होगा? ये मल्टीप्लाई करो। हाँ, 6760 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 130 कितना आ रहा है? 5200। 5200 क्या है? टोटल कॉस्ट, नॉट टोटल प्राइम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। यहाँ पे क्या लिखा? 30% ऑन टोटल कॉस्ट ऐड करने का बाद आपका सेल्स बनता है। सो मैंने अगर 30% हटा दिया, कितना बना मेरा? 5200। ये क्या है? ये टोटल कॉस्ट है ना। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ओवरहेड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरहेड ऐड करने का बाद ही मेरा टोटल कॉस्ट बनता है कि नहीं? ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 2776। तो प्राइम कॉस्ट कितना बनेगा? 2424। ठीक है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी कॉस्ट शीट का है।
भी कॉस्ट शीट का ही है ये नहीं, ये लेबर कॉस्ट का है। यहाँ पे इस टर्म में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है मटेरियल लेवल से। चलो इस टर्म में नहीं आया, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर। अभी हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है मटेरियल को प्राइस कैसे करेंगे, हम लोग वैल्यू कैसे करेंगे, ठीक है। देखो मटेरियल जो है जनरली सेंट्रली प्रोक्योर किया जाता है, एक मटेरियल डिपार्टमेंट होता है हर एक कंपनी में, वो सेंट्रली मटेरियल को प्रोक्योर करते हैं, ठीक है। ये मान लो मटेरियल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा, बाहर से परचेज करेगा, ये बाहर से परचेज किया, फिर आपका यहाँ पे फैक्ट्रीज होगा जो कि प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये फैक्ट्री में क्या करेगा, इसी मटेरियल को इशू करेगा, ठीक है। ये फैक्ट्री क्या करेगा, इसको प्रोड्यूस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये इशू जो करेगा कितना प्राइस में इशू करेगा फैक्ट्री को, क्योंकि मटेरियल आप अलग अलग टाइम में परचेज कर रहे हो। अगर आप मंथली परचेज कर रहे हो मटेरियल को जैसे मंथ में, फॉर एग्जांपल प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था कि मटेरियल को आप मंथली परचेज कर सकते हो या क्वार्टरली परचेज कर सकते हो, जैसे आपका मर्जी। मंथली 2 बार भी परचेज कर सकते हो, ठीक है, या एनुअली परचेज कर सकते हो। अगर एनुअली परचेज किया तब तो एक ही रेट होगा, जितना रेट में मैंने परचेज किया उतना रेट में मैं इशू कर दूंगा। सपोज मैं 10 रुपीज में परचेज किया था, मेरा इशू प्राइस भी 10 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ दिक्कत नहीं, एक ही बार में परचेज किया था। अगर मान लो मैं मंथली परचेज किया, ठीक है, या मंथ में 2 बार परचेज किया, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो पहला बार जब मैंने परचेज किया 10 रुपीज था, सेकेंड टाइम मैंने जो परचेज किया, ये सपोज 1 तारीख को मैंने परचेज किया, फर्स्ट ऑफ मार्च मैंने परचेज किया, और ये वाला परचेज किया मैंने 15th ऑफ मार्च, ओके। पहला तारीख को 15 को मैंने परचेज किया, पहला तारीख को रेट क्या था, 10 था, और 15 को रेट was 12। नाउ मैंने क्या किया, मैंने 20 तारीख को मटेरियल इशू किया, ठीक है, 20 तारीख को मटेरियल इशू किया। नाउ क्वेश्चन इज, ये मटेरियल का प्राइस क्या होगा जो मैंने 20 तारीख को इशू किया, क्योंकि अल्टीमेटली जितना मैं इशू करूंगा वो मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड होगा, समझ रहे हो। जो मैं कॉस्ट शीट बनाता हूं उसमें मैं मटेरियल कॉस्ट कैसे लेता हूं, मटेरियल कॉस्ट जो भी क्वांटिटी होगा मल्टीप्लाइड बाय रेट। ये रेट कहां से आएगा, ये रेट आएगा यही से, ठीक है, इशू प्राइस। नाउ अगेन कमिंग बैक टू दिस, इशू प्राइस क्या होगा, 10 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, टेल मी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्यों। क्वेश्चन इज इशू प्राइस 10 होना चाहिए या 12 होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। हाँ, 1 तारीख को परचेज किया और 15 तारीख को परचेज किया और इशू किया 20 को, तो प्राइस क्या होना चाहिए। हाँ, फीफो में आएगा तो 10, लीफो में आएगा तो 12, और एक है जो कि है वेटेड एवरेज, उसमें आएगा तो वो अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या मेथड प्राइसिंग का हो सकता है, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज,
ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड्स है, बट आई थिंक ये तीनों ही शायद कवर्ड है। एक एवरेज प्राइस मेथड भी होता है, बट मोस्ट वाइडली यूज्ड ये सारी है, ये तीनों ही है। मोस्टली यूज्ड है वेटेड एवरेज। नाउ अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग मेथड्स यूज हो सकते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बोला हुआ रहेगा। तब आप वेटेड एवरेज यूज करो, बेस्ट है। जनरली कीपिंग अदर अदर थिंग, मतलब मार्केट डिमांड को अगर साइड साइड में कर दे हम लोग, मार्केट डिमांड को अगर साइडलाइन कर दे, ठीक है, सिर्फ प्राइस को कंसीडर करें, सिर्फ प्राइस में कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, मार्केट डिमांड छोड़ दो, एक बार भूल जाओ। अगर प्राइस आपका मटेरियल प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, अगर मटेरियल जो आप खरीद रहे हो जैसे 10 था अभी 8 हो रहा है, अब 6 हो रहा है, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे आउट ऑफ लिफो एंड फीफो? वेटेड एवरेज तो एक न्यूट्रल ग्राउंड हो गया, बट लिफो और फीफो का केस में आप कौन सा यूज करना चाहोगे? प्राइस घट जा रहा है, प्राइस दिन ब दिन, हाँ, कौन सा यूज करोगे? हाँ ये परचेज प्राइस है। वाई? हाँ कम प्राइस में खरीद रहे, मतलब आपके पास 10 रुपया का भी मटेरियल है, 8 का भी है, 6 का भी है, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, तो आप कौन सा यूज करना चाहोगे, लिफो या फीफो? वाई? कम प्राइस का खत्म करना है। हाँ आप ये चाहोगे ना कि मैंने जो ज्यादा ज्यादा से खरीदा है वो पहले मेरा स्टॉक निकल जाए। आप प्याज प्याज सपोज खरीदा 100 रुपया, आपका दुकान है, गल्ला का दुकान है, आप 100 रुपया करके प्याज खरीदा, फिर आप देखा कि 60 हो गया प्राइस, तो आप क्या चाहोगे? जो 100 रुपया का पहले निकालो, प्याज का प्राइस प्राइस कम होने वाला है, आप क्या चाहोगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चाहोगे कि नहीं? इफ द प्राइस का जो ट्रेंड है, इफ इट इज डिक्लाइनिंग, देन वी विल वांट कि अब पहले डिमांड में कांस्टेंट, इसलिए मैंने पहले बोल दिया डिमांड को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अगर आप प्याज 100 रुपया में बेचने लग गए जबकि बाकी दुकान 60 में बेच रहा है, तो कोई आएगा ही नहीं, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया डिमांड को इग्नोर करो। सो अगेन अगर उल्टा होता है तो आप क्या करोगे? लीफो। जैसे मान लो 10 था, 12, 18 हो गया अभी, तो आप क्या चाहोगे? अभी जो करंट प्राइस का है ये वाला, तो आप चाहोगे कि आराम से इसको बेचेंगे, आराम से इसको यूज करेंगे ताकि मेरा लॉस मार्जिन कम हो जाए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सही है? अभी कैसे बनाते हैं? ये लेवल्स का और एक क्वेश्चन था, ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो वही वाला कर लेते हैं पहले। तो सिंपल सा क्वेश्चन है,
stocks are issued at a standard price and the following transactions occurred for a, अच्छा इसमें तो इशू प्राइस भी दे दें, इशूड एट स्टैंडर्ड प्राइस. ओके, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है इस केस में? कुछ प्राइस दिया हुआ है. सो ये क्वेश्चन है बुक में है. ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली अलग टाइप का है. इसको बाद में करते हैं. थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड प्राइस का क्वेश्चन है. हम लोग पहले लिफो फीफो का कर लेते हैं, फिर इसमें आएंगे. ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड प्राइस में मतलब बेसिकली आपका प्राइस जो है, इशू प्राइस जो है वो एक तरीके से फिक्स हो जाता है. स्टैंडर्ड प्राइस जनरली मेंशन रहता है. इस केस में मेंशन नहीं है स्टैंडर्ड प्राइस. स्टैंडर्ड प्राइस अगर मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, जो ओपनिंग प्राइस है उसको स्टैंडर्ड प्राइस ले लेते हैं. ठीक है, तो इसमें ओपनिंग प्राइस क्या होगा, जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 240 इंटू 10. ठीक है, लेकिन इसमें आइडियली 240 होना चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया डेबिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएशन. तो प्राइस वेरिएशन आपका 20 रुपीज़ है. डेबिट मतलब नेगेटिव, तो इसे 20 माइनस करना पड़ेगा जो वैल्यू आएगा. तो डिवाइडेड बाय 10 करने से आपका ऐड क्या हुआ है, ओके. एसेट में डेबिट बैलेंस मतलब एसेट का वैल्यू बढ़ाता है ना. सो स्टॉक इज एसेट, सो डेबिट बैलेंस हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ठीक है, एसेट का केस में डेबिट बैलेंस मतलब एसेट का वैल्यू हाई होता है. सो इसमें ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 210. इसीलिए डिवाइड किया बिकॉज क्वांटिटी 10 है. अगर ये प्राइस वेरिएशन नहीं रहता तो मेरा प्राइस कितना था 240 ही रहता, बट बिकॉज देयर इज अ वेरिएशन ऑफ 20 तो वो एडजस्ट करने के लिए मैंने पहले मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया. ठीक है, तो जितना भी इशू है आपको कितना में इशू करना है 242. तो स्टैंडर्ड प्राइस इज 242. बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है. ठीक है, आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली. ओके, स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे मेंशन कर दिया ना, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, ना लिफो ना फीफो ना वेटेड एवरेज, स्टैंडर्ड प्राइस. तो आपका प्राइस इशू प्राइस फिक्स कर दिया है कि 242 में ही इशू करना है. ठीक है, इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इशू प्राइस में ही है, कितना में आप इशू करोगे, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है लिफो फीफो या वेटेड एवरेज जो भी है. अगर आपको फिक्स कर दिया कि इतना में इशू करना है तब तो और भी इजी है. किसमें है, चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग लिफो फीफो वेटेड एवरेज तीनों में ट्राई करते हैं. ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेके हम लोग तीनों में ट्राई करते सॉल्व करने का. क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे तीनों तीनों का है दिया हुआ है, कौन सा 6? सिक्स नंबर तो ठीक है. तो इसमें स्टेजेस
लेट लेट क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, इस ये वाला करते हैं। ठीक है, इसमें आपका टाइम परमिट नहीं करेगा, लेकिन ये वाला कर लेते हैं, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। ओके, ये तीनों मेथड में कर लेते हैं, तीनों चारों जो जितना भी मेथड है। ओके, तो हम लोग मार्च में कुछ मटेरियल्स परचेज भी कर रहे हैं, कुछ इशू भी कर रहे हैं, है ना? सॉरी। ओके, तो हम लोग इसमें कॉलम्स बनाएंगे। क्या क्या कॉलम्स बनाएंगे? रिसिप्ट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट एंड इशू। क्या चीज? तो इसमें आएगा डेट, फिर ये आएगा रिसिप्ट्स। हाँ, पर्टिकुलर डालने से डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेट का अंदर इफ यू वांट कि आपको वाउचर नंबर भी देना है, तब आप अलग से एक पर्टिकुलर्स बोल के भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। इशू एंड बैलेंस। इसमें आएगा, एक आएगा क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है, पहले हम लोग फीफो मेथड में करते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने परचेज किया 1 तारीख को, 1 मार्च पकड़ लेता हूँ। ठीक है, 1 मार्च को मैंने परचेज किया 100 यूनिट्स, रेट क्या है 10, सो 1000। 1 तारीख को और कुछ किया नहीं, तो बैलेंस कितना बना? 100 यूनिट्स 10 करके 1000। ठीक है, उसके बाद 2 तारीख को वापस से मैंने परचेज किया। कितना यूनिट्स परचेज किया? 200।
कितना करके 10.20, अमाउंट कितना है 2040। कुछ इशू है 2 तारीख को? कुछ नहीं है। सो मेरा जो फीफो मेथड में मैं जो क्वांटिटी दिखाऊंगा वो मैं हमेशा अलग अलग करके दिखाऊंगा, फीफो एज वेल एज लीफो, ठीक है। तो मेरा पास 2 टाइप का क्वांटिटी है, एक 100 का क्वांटिटी है जो कि है 10 रुपीज करके 1000, और मेरे पास और एक क्वांटिटी है जो कि है 200 करके @10.2, इसका वैल्यू 2040। उसके बाद 5 तारीख को मटेरियल इशू हुआ है ठीक है। कितना यूनिट्स इशू हुआ 250। हाँ, अभी 250 क्या मैं एक ही लॉट पे दे सकता हूँ? मेरे पास 2 पैकेट है, एक 10 रुपये वाला पैकेट है, एक 10.20 वाला पैकेट है। क्या एक ही पैकेट से मैं निकाल के दे सकता हूँ? नहीं, मुझे दोनों पैकेट खोलना पड़ेगा। अब पहले कौन सा पैकेट खोलोगे? 100 वाला पहले पैकेट खोलोगे, ठीक है। तो 250 को मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा। मैं पहले 100 वाला पैकेट खोलूंगा जो कि है 10 रुपीज करके, ठीक है। इसका प्राइस बनेगा 1000। कितना बच गया? 150 यूनिट्स बच गया, ठीक है। ये वाला के लिए मैं दूसरा पैकेट खोलूंगा। कितना करके दूसरा पैकेट का 10.20, ठीक है। 1530। मैंने ये वाला पैकेट पहले क्यों नहीं खोला? क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस पैकेट में मेरा अभी क्वांटिटी कितना बचेगा 50 @10.20, 510। ये हो गया 5 तारीख का काम, मैं क्लोज कर दिया अकाउंट। अगेन मैं 7 तारीख को वापस से परचेज किया। 7 तारीख को कितना परचेज किया 200 यूनिट्स @10.5, 2100, ठीक है। इशू कुछ नहीं है इस रेट में। अभी मेरे पास 2 टाइप का प्रोडक्ट है, एक 10.2 वाला और एक 10.5 वाला। 10.2 का 50 क्वांटिटी और 10.5 का 200 क्वांटिटी। ये 510 और ये 2100, ठीक है। अभी आएंगे हम लोग 10 तारीख। 10 तारीख को वापस से मैंने परचेज किया। कितना क्वांटिटी परचेज किया 300 क्वांटिटी परचेज किया @10.8। कितना वैल्यू आएगा 3240। इस रेट में कुछ इशू है? नहीं है। अभी 3 टाइप का प्रोडक्ट है मेरे पास, 50, 200 एंड 300। रेट क्या है 10.2, 10.5 एंड 10.8। इसका 510, इसका 2100 और इसका 3240। नेक्स्ट हमने इशू किया 13 तारीख को। कितना क्वांटिटी इशू है 200 क्वांटिटीज। क्या 200 क्वांटिटी में मैं तो पहले ये पैकेट खोलूंगा, है कि नहीं? 50 वाला पैकेट खोलूंगा, ठीक है। ये 50 वाला पैकेट मैंने खोल दिया। कितना करके 10.2। लेकिन मुझे इशू कितना करना है 200। तो रिमेनिंग कितना बचा? क्या दूसरा पैकेट से कवर हो जाएगा? हो जाएगा। 150 @10.5। कितना आएगा 15 1570, ठीक है। अभी बचा कितना? ये वाला तो पूरा खत्म हो गया। सेकंड वाला का कितना बचा 50 क्वांटिटी ओनली बचा @10.50। और इसका ये वाला पैकेट पूरा बचा पड़ा है मेरा।
525 और इसका एज इट इज होगा 3240. ओके. नेक्स्ट अगेन 18 तारीख को इशू किया है. कितना क्वांटिटी? 200. कहाँ से लाओगे? पहले ये 50 कंज्यूम करोगे और बाकी 150 सेकंड वाला से. ये 50 का रेट क्या है? 10.5 और इसका 10.8. 525 इसका वैल्यू 1620. सो अभी क्या कौन सा बचा? एक ही प्रोडक्ट बचा है मेरे पास एट द रेट 10.8 जो कि होगा 1620. ओके. अभी 20 को मैंने वापस से परचेज किया है. कितना क्वांटिटी परचेज किया? 100 क्वांटिटी परचेज किया है. कितना करके? 11. और कुछ इशू है 20 को? नहीं है. तो कितना क्वांटिटी बचा? ये 150 का पूरा बचेगा और ये 100. ठीक है. 10.8 और इसका 11. 1620 और इसका 1100. ओके. नाउ 25 को इशू हुआ है. कितना क्वांटिटी इशू हुआ है? 150. यहाँ से मैच मिल जाएगा. 150 एक ही बार में हो जाएगा. कितना करके है ये? 10.8. इसका बनता है 1620. 1620. ठीक है. अभी रिमेनिंग कितना बचा? 111 करके 1100. ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया. ठीक है. समझ आया? इसमें मैं और एक चीज ऐड कर देता हूँ क्योंकि देखो मंथ में आप परचेस करोगे, इशू करोगे, ये मंथ का एंड में जाके हम लोगों का स्टॉक टेकिंग होता है. जनरली स्टॉक टेकिंग मतलब स्टॉक वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है. पर फिजिकल वेरिफिकेशन में कभी कभी क्या होता है, जितना आपका बुक्स में, ये तो बुक्स है ना, सिर्फ आप बुक्स ही मेंटेन कर रहे हो. फिजिकली हो सकता है आपका प्रोडक्ट डैमेज हो गया हो या इशू करने का कंडीशन में ना हो, तो आप क्या करोगे? स्टॉक वेरिफिकेशन करोगे. ठीक है ना. तो स्टॉक वेरिफिकेशन करने का टाइम आपने देखा कि आपका उसमें जो मटेरियल था उसमें कुछ वेस्टेजेस निकला. वेस्टेज मतलब मटेरियल डिटेरियोरेट हो गया या फिर मटेरियल कम ही दिखा आपको, तो उसको भी तो अकाउंट फॉर करना पड़ेगा. ठीक है. तो वेस्टेजेस मान लो आपका से 10 यूनिट्स का आपका वेस्टेज मिला. ठीक है. वेस्टेज या शॉर्टेज ऑफ सप्लाई बोल लो. तो वेस्टेज दो तरीका का हो सकता है. एक हो सकता है नॉर्मल और एक हो सकता है एबनॉर्मल. ठीक है. नॉर्मल को हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट में चार्ज ऑफ कर देते हैं और एबनॉर्मल को कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है. बट इरेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर वी डू इन द कॉस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम लोग को स्टोर्स लेजर में इसका इफेक्ट देना पड़ता है. ठीक है. वेस्टेज को स्टोर्स लेजर में आपको इफेक्ट दिखाना पड़ेगा. तो ये वेस्टेज जो है आपका कितना क्वांटिटी का? 10 क्वांटिटी. तो आप फीफो, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द फीफो मेथड, तो आपको रेट भी फीफो वाला लेना पड़ेगा. ठीक है. 110. तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बनेगा? 90 एट द रेट 11. यहाँ पे आप उसलिए पर्टिकुलर्स एक कॉलम बना लेना. जैसे यहाँ पे जहाँ पे परचेज किया परचेज लिखो, इशू किया इशू लिखो और यहाँ पे वेस्टेज का वेस्टेज लिख दो. ठीक है. पर्टिकुलर्स वाला कॉलम इट इज बेटर दैट यू प्रिपेयर. ठीक है. कितना आएगा इसका? 990. ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक बनेगा. ठीक है. समझ आया? इसी क्वेश्चन को हम लोग अभी करेंगे लिफो में. नहीं होगा ये. हो गया.
थैंक यू। अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं लिफो। इसमें कर दे क्या, इजी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। बीच वाला और ये वाला मिटाना है। क्या नया बनाना था क्या? चलो तो इसी क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे लीफो मेथड से, ठीक है। ये बन जाएगा लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट वाला को पहले इशू करेंगे, है ना। परचेस वाला तो एज इट इज रहेगा, परचेस प्राइस जितना भी है। पहला इशू हम लोग कब किया था, 5 तारीख को, ठीक है। यहाँ पे पहले ये लिख देते हैं 100, 10, 1000, 200, 10.40, 2040। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। 5 तारीख को हम लोगों ने इशू किया, कितना इशू किया, 250 यूनिट्स। 200 एंड नाउ टेल मी, ये जो 250 यूनिट्स आएगा कौन सा पैकेट से आएगा? पहले हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट वाला है जो कि है 200, उसको पहले खोलेंगे, ठीक है। पहले हम लोग 200 को खोला, कितना करके है, 10.40 करके है, ओह सॉरी, पहले हम लोग क्या कौन सा खोलेंगे, 200 को खोलेंगे एट द रेट 10.40, 2040 बनेगा। और बाकी रिमेनिंग कितना क्वांटिटी है, 50, क्योंकि हमें 250 इशू करना है। ये 50 कहाँ से आएगा, 10 से 500। अभी जो स्टॉक बचेगा कौन सा वाला बचेगा, 10 वाला बचेगा, तो 50 एट द रेट 10, 500। फिर अगेन परचेज किया मैंने, परचेज करने के बाद लिखना है वैसे ही, देखो पहला वाला पहले ही लिखना है, नेक्स्ट वाला वैसे पहले जैसे लिखा था वैसे ही लिखना है। इसमें आएगा 200 क्वांटिटी 10.5 करके 2100, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेट करना भी नहीं हमें। नेक्स्ट अगेन 300 क्वांटिटी परचेज किया, ये भी आ जाएगा 50, 200 और 300, ठीक है। ये 10 करके, ये 10.5 करके, और एक 10.80 करके, 500, 2100 एंड 3240। अभी 13 तारीख को हम लोगों ने क्या किया, इशू किया, कितना क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी। क्वांटिटी इशू किया। कौन सा पैकेट खोलेंगे हम लोग, लास्ट वाला पैकेट खोलेंगे, इससे पूरा कंज्यूम हो जाएगा 200 एट द रेट 10.80, 2160। तो अभी क्वांटिटी क्या बचा, 50, 200 और 100। इसका 10
80, ठीक है। अगेन 18 को 200 क्वांटिटी इशू हुआ, कहाँ से इशू होगा, पहले ये 10.8 वाला इशू करेंगे, है ना, ये 100 क्वांटिटी पहले इशू करेंगे, रिमेनिंग 100 क्वांटिटी ये वाला पैकेट से देंगे, ठीक है। ये 10.8 वाला पहले करेंगे, देन 10.5, 1080 1050। अभी कौन सा बचेगा, 50 वाला पूरा बचेगा, और ये 10.5 वाला 100 क्वांटिटी बचेगा, 1050, ठीक है। अभी 20 तारीख को हम लोगों ने परचेज किया 100 क्वांटिटी, तो मेरा स्टॉक अभी बन जाएगा 50, 100 एंड 100। इसका हो गया 10, इसका हो गया 10.5 एंड इसका 11, 500, 1050 एंड 1100, ओके। देन 25 को हम लोगों ने इशू किया है कितना क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी। ये 150 क्वांटिटी कौन सा पैकेट से आएगा, 100 आएगा 11 वाला पैकेट से और 50 आएगा 10.5। सो 100 क्वांटिटी आएगा 11 वाला पैकेट से और रिमेनिंग 50 क्वांटिटी आएगा 10.5 वाला पैकेट से, ठीक है। 1100 एंड 5 to 5, क्लोजिंग स्टॉक क्या बचेगा, ये 50 वाला बच गया, इसका 50, 10 करके और 10.5 करके, ठीक है, 500 और 525, ठीक है। अगर वेस्टेज अभी कितना है हम लोग का, 10 यूनिट्स का वेस्टेज ऑफ 10 यूनिट्स, कौन कितना रेट करके होगा, ये वेस्टेज जनरली मंथ एंड में होता है, तो मैं डेट भी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लोज करके मैं डेट एंड भी लिख देता हूँ, कितना करके होगा, 10.5। सो 50 और 40 ये बचेगा, दिस विल बी 500 एंड दिस विल बी, सॉरी कितना, 420, ठीक है। क्वेश्चन में देगा तो लेना ऑब्वियसली, तो मैं जस्ट हाँ इमेजिनरी मैंने ऐड कर दिया ना यहाँ पे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मुझे कहीं दिखा नहीं जहाँ पे वेस्टेज लिखा हुआ है। ये हो गया एक चीज, ठीक है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन में ये फीफो लिफो मेथड तो ठीक है, इन एडिशन टू फीफो लिफो मेथड पहले एक स्टेटमेंट मेंशन कर देता है कि आपको एक बेस स्टॉक मेंटेन करना है। बेस स्टॉक मतलब आपको से फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी एनीवेज मेंटेन करना है, उससे नीचे नहीं जाना है, ठीक है। तो बेस क्वांटिटी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आपको 100 क्वांटिटी एनीवेज मेंटेन करना है, तो आप क्या करोगे अगर फीफो मेथड दिया हुआ है तो फीफो वाला रेट से पहला बेस क्वांटिटी, पहला जो क्वांटिटी है आपका 10 रुपया करके, इसको आप छेड़ोगे नहीं, ये एज इट इज रहेगा। इवन इफ फीफो मेथड दिया हुआ है ये इसको इशू नहीं करोगे, बेस स्टॉक को इशू नहीं करोगे, ठीक है। ठीक है, मान लो इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि बेस स्टॉक आपको मेंटेन करना है जो कि है 50 रुपीज एट द रेट ₹10। यहाँ से 100 से आपको 10 रुपीज मतलब 50 क्वांटिटी बेस स्टॉक मेंटेन करना है, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी एटलीस्ट आपके पास स्टॉक हो, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। हाँ वही पहला जो ओपनिंग स्टॉक रहेगा उससे आपको बेस स्टॉक मेंटेन करना है जितना भी उसका रेट हो रिस्पेक्टिव ऑफ रेट, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 100 क्वांटिटी आपको बोला गया, 50 क्वांटिटी आपको बेस स्टॉक मेंटेन करना है। अगर आप अभी फॉलो कर रहे हो फीफो मेथड, ठीक है, लिफो का एक बार भूल जाओ, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हो, इस स्टेज में आपके पास क्वांटिटी कितना है 300, आपको कितना इशू करना है
250, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें से 50 ही इशू करोगे, क्योंकि 50 बाकी जो 50 आपको बेस स्टॉक मेंटेन करना है उसको आप इशू नहीं करोगे, ठीक है। कंटिन्यू लेके चलना है, फिक्स 10 रुपीज करके उसको कंटिन्यू लेके चलना है, ठीक है। वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है, क्वेश्चन में कैसे मेंशन किया गया है। आपको बेस स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक है उससे आपको उसी रेट पे मेंटेन करना है, क्वेश्चन छेड़ना ही नहीं, उतना आपको मेंटेन करना ही है। अगर फीफो मेथड भी है तब भी आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला लॉट से इशू करना है, उतना स्टॉक आपको मिनिमम मेंटेन करना है, ठीक है। वो स्टॉक को फीफो मेथड से भी आपको इशू नहीं करना है। हाँ? नहीं, उस ऐसा केस तो होगा ही नहीं ना, तब तो इमरजेंसी आ गया, तब तो करना ही पड़ेगा, तब तो वायलेशन होगा पॉलिसी का, है कौन सा। चलो देख लेते क्वेश्चन, क्यों खोल नहीं रहे। वो करेंगे, हाँ बेस स्टॉक मेथड में फीफो लिफो। यहाँ पे क्या किया है बेस स्टॉक मेथड में, देखो कितना बेस स्टॉक बोला है। द स्टॉक ऑफ मटेरियल हेल्ड ऑन 1422 वाज 400 एट द रेट 50 पर यूनिट, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस है। अभी वाला क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं था, अभी डायरेक्ट परचेजर से स्टार्ट हुआ था। अगर ओपनिंग बैलेंस रहता है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे 1 तारीख का है तो आप यहाँ पे बैलेंस में लिखोगे, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, डायरेक्ट बैलेंस से स्टार्ट करोगे, ठीक है। नाउ 400 यूनिट था ओपनिंग स्टॉक आपका, फिर the following issues and receipts were recorded. You are required to prepare stores ledger showing how values are issued will be calculated under base stock method both through LIFO and FIFO. Base stock ideally मतलब इंडिविजुअली कुछ मेथड नहीं है, इट गोज विथ FIFO LIFO, ठीक है। 100 बेस मेंटेन करना है आपको। हाँ देखो यहाँ पे वही कर रहा है, यहाँ पे इशू जो किया है ना, ये 300 जो इशू किया, ये तो खैर रेट से हमें समझ नहीं आ रहा है। हाँ देखो 300 आइडियली अगर बेस स्टॉक नहीं रहता तो हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे कितना टोटल इशू कितना किया, 400 किया ना, तो 400 तो इसमें कवर हो जा रहा है, 50-50 में कवर हो जा रहा है, तो यहाँ पे 55 का जरूरत ही नहीं था, ठीक है ना, अंडरस्टूड। और लीफो में इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, लीफो में भी हमेशा ये वाला ही मेंटेन करना है, ठीक है, बेस स्टॉक ओपनिंग वाला ही मेंटेन करना है, प्रॉब्लम नहीं है, सेम है। हाँ लीफो में जनरली, लीफो में तो करेक्ट, लीफो में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, एब्सोल्युटली राइट। लीफो में क्यों नीचे से जाते ऊपर वाला एनीवेज रहेगा, करेक्ट, ठीक है। बेस स्टॉक वाला आने से कुछ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नाउ वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज एक है और एक सिंपल एवरेज भी, आई थिंक सिंपल एवरेज कुछ नहीं, जस्ट जितना भी आपका क्लोजिंग बैलेंस है, फॉर एग्जांपल ये 2 रेट का मेरा है, ठीक है, ये दोनों रेट का एवरेज ले लो, सिंपल, दोनों रेट का एवरेज कितना है, रेट 10.2, तो ये 250 क्वांटिटी जो इशू करोगे ये सिंपली 10.2 करके होगा। कौन सा वो एवरेज, वो सिंपल वेटेड एवरेज बन जाएगा वो, ये देखो देखो हाँ 150 नहीं 250, इसके में 250 300 है, लेकिन प्राइस क्या लोगे, एवरेज रेट लेना है। वही सेम 10.2 करके होगा जो एवरेज आपने निकाला। हाँ सिंपल कुछ नहीं करना, इसका जो टोटल है इससे माइनस करो, ये वैल्यू निकल जाएगा, और वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करो, रेट निकल जाएगा।
इसमें टोटल में लिखना है, इसमें अलग अलग नहीं लिखना है, इसमें टोटल में लिखना है। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लीफो और फीफो में हम लोग लॉट वाइज लिख रहे हैं, ये सारा लॉट्स है, ठीक है, अलग अलग लॉट में अलग अलग रेट में परचेज किया। लेकिन सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में हम लोग लॉट वाइज नहीं लिखेंगे, हम लोग सिंपल एक ही लाइन में लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी और टोटल रेट। लेकिन सिंपल एवरेज का केस में हमें रेट चाहिए होगा अलग अलग। इसी क्वेश्चन को करें वेटेड एवरेज में, पहले वेटेड एवरेज में करते हैं फिर सिंपल एवरेज में, ठीक है। कोई टाइम अलाउ करेगा? और टाइम हो गया, आई थिंक टाइम हो गया। वेटेड एवरेज वैसे भी डिस्कस तो करना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।